न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद शाम की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। जम्मू और कश्मीर के कटरा में विभिन्न विकास परियोजनाओं के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री के संबोधन का मूलपाठ। बांग्लादेश में अप्रैल 2026 में होगा आम चुनाव, मोहम्मद यूनुस ने किया बड़ा ऐलान। जामा मस्जिद में अदा की गई सुबह की नमाज, दिल्ली में सुरक्षा के कड़े प्रबंध। तो खबरें विस्तार से। जम्मू और कश्मीर के कटरा में विभिन्न विकास परियोजनाओं के शुभारंभ पर पीएम मोदी के संबोधन का मूलपाठ। पीएम मोदी चिनाब दरिया पर बने रेलवे के नायाब, अद्भुत और बेमिसाल चिनाब पुल को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। पीएम मोदी ने चिनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन किए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अंजी पुल का उद्घाटन भी किए हैं। पीएम मोदी ने कटरा से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर श्रीनगर रवाना किया गया है। पीएम मोदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का नौजवान अब आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने का मन बना चुका है। वहीं उन्होंने कहा है कि आज 6 जून है। सहयोग से ठीक 1 महीने पहले आज ही के दिन रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। माता वैष्णो देवी दे चरणे च मत्था टेकना। जय माता दी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी अश्विनी वैष्णव जी, जितेंद्र सिंह, वी सोमन्ना जी, डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार जी, जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता विपक्ष सुनील जी, संसद में मेरे साथी जुगल किशोर जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, वीर जोरावर सिंह जी की ये भूमि है। मैं धरती को प्रणाम करता हूं। साथियों, आज का ये कार्यक्रम भारत की एकता और भारत की इच्छा शक्ति का विराट उत्सव है। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। मां भारती का वर्णन करते हुए हम श्रद्धा भाव से कहते आए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी। ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है। थोड़ी देर पहले मुझे चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज का लोकार्पण करने का अवसर मिला है। आज ही 2 नई वंदे भारत ट्रेनें
जम्मू कश्मीर को मिली है। यहां जम्मू में नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है। 46,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स जम्मू और कश्मीर के विकास को नई गति देंगे। मैं आप सभी लोगों को विकास के नए दौर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जम्मू कश्मीर की अनेक पीढ़ियां रेल कनेक्टिविटी का सपना देखते देखते गुजर गई। मैं कल सीएम उमर अब्दुल्ला जी का एक बयान देख रहा था और अभी भाषण में भी बताया। वो भी बोले थे कि जब वो 7वीं 8वीं में पढ़ते थे तब से इस प्रोजेक्ट को पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। आज जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों का सपना पूरा हुआ है। और ये भी हकीकत है, जितने अच्छे काम है ना वो मेरे लिए ही बाकी रहे हैं। साथियों, ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि इस प्रोजेक्ट ने हमारे कार्यकाल में गति पकड़ी और हमने इसे पूरा करके दिखाया। बीच में कोविड के कालखंड के कारण भी अनेक मुसीबतें आई, लेकिन हम डटे रहे। साथियों, रास्ते में आने जाने की मुश्किलें, मौसम की परेशानी, लगातार पहाड़ों से गिरते पत्थर, ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था। लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। आज जम्मू कश्मीर में बन रहे अनेकों ऑल वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इसका उदाहरण है। कुछ महीने पहले ही सोनमर्ग टनल शुरू हुई है। अभी कुछ देर पहले ही मैं चिनाब और अंजी ब्रिज से होकर आपके बीच आया हूं। इन पुलों पर चलते हुए मैंने भारत के बुलंद इरादों को, हमारे इंजीनियर्स, हमारे श्रमिकों के हुनर और हौसले को जिया है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। लोग फ्रांस में, पेरिस में एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा।
सब लोग सेल्फी पॉइंट पर जाकर के सेल्फी निकालेंगे। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये भारत का पहला केबल सपोर्टेड रेलवे ब्रिज है। ये दोनों ब्रिज सिर्फ ईंट, सीमेंट, स्टील और लोहे के ढांचे नहीं है। ये पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों पर खड़ी भारत की शक्ति का जीवंत प्रतीक है। ये भारत के उज्जवल भविष्य की सिंह गर्जना है। ये दिखाता है विकसित भारत का सपना जितना बड़ा है उतना ही बुलंद हमारा हौसला है, हमारा सामर्थ्य है। और सबसे बड़ी बात, नेक इरादा है, अपार पुरुषार्थ है। साथियों, चिनाब ब्रिज हो या फिर अंजी ब्रिज, ये जम्मू की और कश्मीर की दोनों क्षेत्रों की समृद्धि का जरिया बनेंगे। इससे टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स को भी लाभ होगा। जम्मू और कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी दोनों क्षेत्रों के कारोबारियों के लिए नए अवसर बनाएगी। इससे यहां की इंडस्ट्री को गति मिलेगी। अब कश्मीर के सेब कम लागत में देश के बड़े बाजारों तक पहुंच पाएंगे और समय पर पहुंच पाएंगे। सूखे मेवे हो या पश्मीना शॉल, यहां का हस्तशिल्प अब आसानी से देश के किसी भी हिस्से तक पहुंच पाएगा। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को देश के दूसरे हिस्सों में आना जाना भी बहुत आसान होगा। साथियों, मैं यहां संगलदान के एक स्टूडेंट का अखबार में कमेंट पढ़ रहा था। उस स्टूडेंट ने कहा कि उसके गांव के उन्हीं लोगों ने अब तक ट्रेन नहीं देखी थी जो गांव से बाहर गए। गांव के ज्यादातर लोगों ने ट्रेन का सिर्फ वीडियो ही देखा था। उन्हें अब तक यकीन ही नहीं हो रहा कि असली ट्रेन उनकी आंखों के सामने गुजरेगी। मैंने ये भी पढ़ा कि बहुत से लोग ट्रेनों के आने जाने का टाइम याद कर रहे हैं। एक और बिटिया ने बड़ी अच्छी बात कही। उस बिटिया ने कहा, अब मौसम तय नहीं करेगा कि रास्ते खुलेंगे या बंद रहेंगे। अब ये नई ट्रेन सेवा हर मौसम में लोगों की मदद करती रहेगी। साथियों, जम्मू कश्मीर मां भारती का मुकुट है। ये मुकुट एक से बढ़कर एक खूबसूरत रत्नों से जड़ा हुआ है। ये अलग अलग रत्न जम्मू कश्मीर का सामर्थ्य है। यहां की पुरातन संस्कृति, यहां के संस्कार, यहां की आध्यात्मिक चेतना
प्रकृति का सौंदर्य, यहां की जड़ी बूटियों का संसार, फलों और फूलों का विस्तार, यहां के युवाओं में आप लोगों में जो टैलेंट है वो मुकुट मणि की तरह चमकता है। साथियों, आप भली भांति जानते हैं, मैं दशकों से जम्मू और कश्मीर आता जाता रहा। इंटीरियर इलाकों में मुझे जाने का, रहने का अवसर मिला है। मैंने इस सामर्थ्य को लगातार देखा है, महसूस किया है, और इसलिए मैं पूरे समर्पण भाव के साथ जम्मू कश्मीर के विकास में जुटा हूं। साथियों, जम्मू कश्मीर भारत की शिक्षा और संस्कृति का गौरव रहा है। आज भारत दुनिया के बड़े नॉलेज हब में से एक हमारा जम्मू कश्मीर बन रहा है, तो इसमें जम्मू कश्मीर की भागीदारी भी भविष्य में भी बढ़ने वाली है। यहां आईआईटी, आईआईएम, एम्स और नीट जैसे संस्थान है। जम्मू और श्रीनगर में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। जम्मू और कश्मीर में रिसर्च इकोसिस्टम का भी विस्तार हो रहा है। साथियों, यहां पढ़ाई के साथ साथ दवाई के लिए भी अभूतपूर्व काम हो रहा है। बीते कुछ सालों में ही 2 स्टेट लेवल के कैंसर संस्थान बने हैं। पिछले 5 वर्षों में यहां 7 नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं। आप भी जानते हैं, जब मेडिकल कॉलेज खुलता है तो उससे मरीजों के साथ ही उस क्षेत्र के युवाओं को भी सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। जम्मू कश्मीर में अब एमबीबीएस की सीटों की संख्या 500 से बढ़कर 1300 तक पहुंच गई है। मुझे खुशी है कि अब रियासी जिले को भी नया मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस, ये आधुनिक अस्पताल तो है, ये दान पुण्य करने की हमारी जो संस्कृति है उसका भी उदाहरण है। इस मेडिकल कॉलेज को बनाने में जो राशि लगी है उसके लिए भारत के कोने कोने से माता वैष्णो देवी के चरणों में आने वाले लोगों ने दान दिया हुआ है। मैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को, उनके अध्यक्ष मनोज जी को इस पवित्र कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस अस्पताल की क्षमता भी 300 बेड से बढ़कर 500 बेड की जा रही है। कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आने वाले लोगों को भी इससे बहुत सहूलियत रहने वाली है। साथियों, केंद्र में भाजपा एनडीए की सरकार को अब 11 साल हो रहे हैं। ये 11 साल गरीब कल्याण के नाम समर्पित रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ गरीबों का पक्के घर का सपना पूरा हुआ है। उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ रसोइयों
उसमें धुएं का अंत हुआ है। हमारी बहनों को, बेटियों को उनकी सेहत की रक्षा हुई है। आयुष्मान भारत योजना से 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिला है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से हर थाली में भरपेट अनाज सुनिश्चित हुआ है। जनधन योजना से पहली बार 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के लिए बैंक का दरवाजा खुला है। सौभाग्य योजना से अंधेरे में जी रहे 2.5 करोड़ परिवारों में बिजली की रोशनी पहुंची है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने 12 करोड़ शौचालयों ने खुले में शौच की मजबूरी से मुक्ति दिलाई है। जल जीवन मिशन से 12 करोड़ नए घरों में नल से जल पहुंचने लगा है। महिलाओं का जीवन आसान हुआ है। पीएम किसान सम्मान निधि से 10 करोड़ छोटे किसानों को सीधी आर्थिक सहायता मिली है। साथियों, सरकार के ऐसे अनेक प्रयासों से पिछले 11 साल में 25 करोड़ से ज्यादा गरीबों ने गरीबी को, हमारे ही गरीब भाई बहनों ने गरीबी के खिलाफ जंग लड़ा और 25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त कर करके, विजयी होकर के गरीबी से बाहर निकले हैं। अब वो नए मध्यम वर्ग का हिस्सा बने हैं। जो लोग अपने आप को समाज व्यवस्था के एक्सपर्ट मानते हैं, बड़े खेरखा मानते हैं, जो लोग अगड़े पिछड़े की राजनीति में डूबे रहते हैं, जो लोग दलितों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते रहे हैं, जरा जिन योजनाओं का मैंने सिर्फ उल्लेख किया है उसकी तरफ नजर कर लीजिए। जिनको ये सुविधाएं मिली हैं वो कौन लोग हैं जो आजादी के 7 दशक तक इन प्राथमिक सुविधाओं से वंचित रहे थे। ये मेरे दलित भाई बहन है, ये मेरे आदिवासी भाई बहन है, ये मेरे पिछड़े भाई बहन है, ये पहाड़ों पर गुजारा करने वाले, ये जंगलों में बसने वाले, झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी पूरी करने वाले, ये वो परिवार है जिनके लिए मोदी ने अपने 11 साल खपा दिए हैं। केंद्र सरकार का प्रयास है कि गरीबों को, नए मध्यम वर्ग को ज्यादा से ज्यादा ताकत दे। 1 रैंक 1 पेंशन हो, 12 लाख रुपए तक की सैलरी को टैक्स फ्री करना हो, घर खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देना हो, सस्ती हवाई यात्रा के लिए मदद देनी हो, हर तरह से सरकार गरीब और मध्यम वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। साथियों, गरीबों को गरीबी से मुक्ति पाने के लिए उनका मदद करना,
लेकिन ईमानदारी से जीने वाले, देश के लिए समय समय पर टैक्स देने वाले मध्यम वर्ग की ताकत बढ़ाना, इसके लिए भी आजादी में पहली बार इतना काम हुआ है जो हमने करके दिखाया है। साथियों, हम अपने यहां नौजवानों के लिए लगातार रोजगार के नए अवसर बढ़ा रहे हैं और इसका एक अहम जरिया है टूरिज्म। टूरिज्म से रोजगार मिलता है, टूरिज्म लोगों को जोड़ता है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पड़ोस का देश मानवता का विरोधी, मेलजोल का विरोधी, टूरिज्म का विरोधी, इतना ही नहीं, वो ऐसा देश है जो गरीब की रोजी रोटी का भी विरोधी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ हुआ वो इसी का उदाहरण है। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था। इसलिए पाकिस्तान ने टूरिस्ट पर हमला किया। वो टूरिज्म जो बीते 4-5 साल में लगातार बढ़ रहा था, हर साल यहां रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट आ रहे थे। जिस टूरिज्म से जम्मू कश्मीर के गरीबों के घर चलते हैं, उसको पाकिस्तान ने निशाना बनाया। कोई घोड़े चलाने वाला, कोई पोर्टर, कोई गाइड, कोई गेस्ट हाउस वाला, कोई दुकान ढाबा चलाने वाला, पाकिस्तान की साजिश इन सबको तबाह करने की थी। आतंकियों को चुनौती देने वाला नौजवान आदिल, वो भी तो वहां मेहनत मजदूरी करने गया था, लेकिन अपने परिवार की देखरेख कर सके इसलिए मेहनत कर रहा था। आतंकियों ने उस आदिल को भी मार दिया। साथियों, पाकिस्तान की साजिश के खिलाफ जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के लोग उठ खड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम ने इस बार जो ताकत दिखाई है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर की आतंकवादी मानसिकता को जम्मू कश्मीर के लोगों ने कड़ा संदेश दिया है। जम्मू कश्मीर का नौजवान अब आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने का मन बना चुका है। ये वो आतंकवाद है जिसने घाटी में स्कूल जलाए, और सिर्फ स्कूल यानी इमारत नहीं जलाई थी, 2-2 पीढ़ी का भविष्य जला दिया था, अस्पताल तबाह किए, जिसने कई पीढ़ियों को बर्बाद किया। यहां जनता अपनी पसंद के नुमाइंदे चुन सके,
यहां चुनाव हो सके, ये भी आतंकवाद के चलते बड़ी चुनौती बन गया था। साथियों, बरसों तक आतंक सहने के बाद जैसे जम्मू कश्मीर ने इतनी बर्बादी देखी थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने सपने देखना ही छोड़ दिया था। आतंकवाद को ही अपना भाग्य मान लिया था। जम्मू कश्मीर को इस स्थिति से निकालना जरूरी था और हमने ये करके दिखाया है। आज जम्मू कश्मीर का नौजवान नए सपने भी देख रहा है और उन्हें पूरे भी कर रहा है। अब कश्मीर का नौजवान बाजारों को, शॉपिंग मॉल्स को, सिनेमा हॉल को गुलजार देख करके खुश है। यहां के लोग जम्मू कश्मीर को फिर से फिल्मों की शूटिंग का प्रमुख केंद्र बनते देखना चाहते हैं। इस क्षेत्र को स्पोर्ट्स का हब बनते देखना चाहते हैं। यही भाव हमने अभी माता खीर भवानी के मेले में भी देखा है। जिस तरह हजारों लोग माता के दर पर पहुंचे, वो नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर दिखाता है। अब 3 तारीख से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। ईद की उमंग भी हम चारों तरफ देख रहे हैं। विकास का जो वातावरण जम्मू कश्मीर में बना था, वो पहलगाम के हमले से डिगने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर के आप सभी लोगों को और आप सबसे नरेंद्र मोदी का वायदा है। मैं यहां विकास को रुकने नहीं दूंगा। यहां के नौजवानों को सपने पूरा करने से कोई भी बाधा अगर रुकावट बनती है तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। साथियों, आज 6 जून है। याद कीजिए, 1 महीने पहले, ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा। बरसों की मेहनत से उन्होंने आतंकी जो इमारतें बनाई थी, वो कुछ ही मिनटों में खंडहर में बदल गई है। और ये देख पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया था और उसने अपना गुस्सा जम्मू के, पूंछ के दूसरे जिलों के लोगों के पर भी निकाला।
पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने कैसे यहां घर उजाड़े, बच्चों पर गोले फेंके, स्कूल अस्पताल तबाह किए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों पर शेलिंग की। आपने जिस तरह पाकिस्तान के हमलों का मुकाबला किया, वो हर देशवासी ने देखा है। इसलिए अपने परिवारजनों ने उनके साथ हर देशवासी पूरी शक्ति से खड़ा है। साथियों, जिन लोगों की क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में मृत्यु हुई है, उनके परिवार के सदस्य को कुछ दिन पहले ही नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। शेलिंग से प्रभावित 2000 से ज्यादा परिवारों की तकलीफ भी हमारी अपनी तकलीफ है। इन परिवारों को शेलिंग के बाद अपने घर की मरम्मत के लिए आर्थिक मदद दी गई थी। अब केंद्र सरकार ने ये तय किया है कि इस मदद को और बढ़ाया जाए। आज के इस कार्यक्रम में मैं इसकी भी जानकारी आपको देना चाहता हूं। साथियों, जिन घरों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, उन्हें अब 2 लाख रुपए, और जो घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए उन्हें 1 लाख रुपए की सहायता अलग से दी जाएगी, अतिरिक्त दी जाएगी। यानी अब उन्हें पहली बार की मदद के बाद ये एक्स्ट्रा धनराशि मिलेगी। साथियों, हमारी सरकार बॉर्डर किनारे बसे लोगों को देश का प्रथम प्रहरी मानती है। बीते दशक में सरकार ने बॉर्डर के जिलों में विकास और सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व काम किया है। इस दौरान करीब 10,000 नए बंकर्स बनाए गए हैं। इन बंकरों ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बने हालात में लोगों का जीवन बचाने में बड़ी मदद की है। मुझे बताते हुए खुशी है कि जम्मू और कश्मीर डिवीजन के लिए 2 बॉर्डर बटालियन बनाई गई है। 2 वुमेन बटालियन बनाने का भी काम पूरा कर लिया गया है। साथियों, हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसके पास जो बहुत दुर्गम इलाके हैं, वहां भी सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके नया इंफ्रा बनाया जा रहा है। कठुआ से जम्मू हाईवे को 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। अखनूर से पुंछ हाईवे का भी चौड़ीकरण किया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत भी बॉर्डर के गांवों में विकास के काम को और गति दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के 400 ऐसे गांव जहां ऑल वेदर कनेक्टिविटी नहीं थी, उन्हें 1800 किलोमीटर की नई सड़कें बिछाकर जोड़ा जा रहा है। इस पर भी सरकार 4,200 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जा रही है। साथियों, आज मैं जम्मू कश्मीर के आप लोगों से, खासकर यहां के नौजवानों से एक विशेष आग्रह भी करने आया हूं। और जम्मू कश्मीर की धरती से मैं देश को भी आग्रह करना चाहता हूं। आपने देखा है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत दिखाई है।
आज दुनिया भारत के डिफेंस इकोसिस्टम की चर्चा कर रही है और इसके पीछे एक ही कारण है, हमारी सेनाओं का मेक इन इंडिया पर भरोसा। सेनाओं ने जो कर दिखाया, अब वही हर भारतवासी को दोहराना है। इस साल के बजट में हमने मिशन मैन्युफैक्चरिंग की घोषणा की है। इस मिशन के तहत सरकार मैन्युफैक्चरिंग को नई उड़ान देने का काम कर रही है। मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं से कहूंगा, आइए इस मिशन का हिस्सा बनिए। देश को आपकी आधुनिक सोच चाहिए, देश को आपके इनोवेशन की जरूरत है। आपके आइडिया, आपकी स्किल भारत की सुरक्षा को, भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देंगे। पिछले 10 वर्षों में भारत एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बना है। अब हमारा लक्ष्य है दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर्स में भारत का नाम भी शामिल हो। इस लक्ष्य की ओर हम जितना तेजी से बढ़ेंगे, उतनी ही तेजी से भारत में रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। साथियों, हमें एक और संकल्प लेना है। जो सामान भारत में बना हो, जिसमें हमारे देशवासियों का पसीना लगा हो, हम सबसे पहले उसे ही खरीदें। और यही राष्ट्रभक्ति है, यही राष्ट्र की सेवा है। सीमा पर हमें हमारी सेनाओं का मान बढ़ाना है और बाजार में हमें मेड इन इंडिया का गौरव बढ़ाना है। साथियों, एक सुनहरा और उज्जवल भविष्य जम्मू कश्मीर का इंतजार कर रहा है। केंद्र सरकार और यहां की सरकार मिलकर विकास के कार्यों में जुटे हैं, एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। शांति और खुशहाली के जिस रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें उसे लगातार मजबूत करना है। मां वैष्णो देवी के आशीर्वाद से विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर का यह संकल्प सिद्धि तक पहुंचे, इसी कामना के साथ आप सभी को फिर से ये ढेर सारे विकास के प्रोजेक्ट के लिए और एक से बढ़कर एक शानदार प्रोजेक्ट के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। आवाज हिंदुस्तान के हर कोने में गूंजनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ती खबर क्यों? बांग्लादेश में अप्रैल 2026 में होगा आम चुनाव। मोहम्मद यूनुस ने किया बड़ा ऐलान। बांग्लादेश में बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय चुनाव अप्रैल 2026 के पहले पखवाड़े में कराए जाएंगे। इसकी घोषणा शुक्रवार को देश के अंतरिम प्रमुख और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने 84 वर्षीय यूनुस ने कहा है कि मैं देश के नागरिकों को यह घोषणा कर रहा हूं कि चुनाव अप्रैल 2026 के पहले पखवाड़े में किसी भी दिन होंगे। हालांकि मतदान की सटीक तिथि अभी तय नहीं की गई है। यह चुनाव पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद पहला राष्ट्रीय चुनाव होगा। शेख हसीना को अगस्त 2024 में हुए एक छात्र आंदोलन के कारण सत्ता छोड़नी पड़ी थी, जिसके बाद उन्हें भारत में शरण लेनी पड़ी थी। बड़े पैमाने पर हुए उस विद्रोह ने 15 वर्षों से चल रहे अवामी लीग शासन को खत्म कर दिया था और देश में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई थी। बढ़ती खबर क्यों?
जामा मस्जिद में अदा की गई सुबह की नमाज, दिल्ली में सुरक्षा के कड़े प्रबंध। ईद उल अजहा के अवसर पर दिल्ली की जामा मस्जिद में लोगों ने सुबह की नमाज अदा की। लोग सवेरे नमाज के लिए आना शुरू हो गए। सुबह 6 बजे के आसपास नमाज अदा की गई है। बकरीद की पूर्व संध्या पर जामा मस्जिद के नायब शाही इमाम मौलाना सैयद शबान बुखारी ने कहा कि यह कुर्बानी का दिन नहीं बल्कि तस्लीम और फरमा बरदारी का दिन है। कुर्बानी सिर्फ बंद और तयशुदा जगहों पर करें, खुली सड़कों या गलियों में कुर्बानी करने से परहेज करें, अपने हमसायों के जज्बात का लिहाज करें। जिबा की मनाजिर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर न डालें। यह दिन और इंसानियत दोनों के खिलाफ है। यह इबादत है, इसे नफरत का सबब न बनाए। जामा मस्जिद के आसपास की गलियों में सेवई, शीर खुरमा, मेवे और अन्य मिठाइयों की दुकानें। बढ़ती खबर क्यों? गढ़चिरौली में 13 आत्मसमर्पित नक्सलियों का सामूहिक विवाह। शुक्रवार को राज्य के मुख्यमंत्री तथा जिले के पालक मंत्री गढ़चिरौली जिले के दौरे पर आए थे। इस दौरान उनकी उपस्थिति में जिला पुलिस मुख्यालय स्थित शहीद पांडु आलाम सभागृह में करीब 13 समर्पित जोड़ों का सामूहिक विवाह रचाया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सह पालक मंत्री एंड आशीष जायसवाल, LMAL प्रबंध संचालक बी प्रभाकरन, विधायक धर्मराव बाबा, अनाम विधायक डॉक्टर मिलिंद नरोटे, पुलिस उप महानिरीक्षक अंकित गोयल, जिला पुलिस अधीक्षक आदि समेत अन्य अधिकारी वर्ग उपस्थित थे। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के सामूहिक विवाह समारोह पर सीएम ने कहा है कि आज सामूहिक विवाह समारोह 13 जोड़े जो पहले नक्सली थे उनकी शादी हुई है। उन्होंने न केवल आत्मसमर्पण किया बल्कि मुख्य धारा में भी शामिल हुए। आज ये बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का आत्मसमर्पण यहाँ पर मेरे सामने हुआ है। करीब 12 ऐसे माओवादियों ने यहाँ पर आत्मसमर्पण किया है जिन पर 1 करोड़ से भी ज्यादा इनाम रखा हुआ था। पहली बार शस्त्र के साथ भी आत्मसमर्पण हुआ है और एक प्रकार से इस आत्मसमर्पण ने ये बता दिया है कि माओवाद की कमर टूटी है, माओवाद पर विश्वास समाप्त हुआ है। अब वो लोग मुख्य धारा में आना चाहते हैं। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जो संविधान तैयार किया उस संविधान को उन्होंने स्वीकारा है और माओवाद को आज नकारा है। मैं ऐसा मानता हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार की घटना है। अभी महाराष्ट्र में बहुत कम माओवादी बचे हैं, उनको भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि वे लोग तुरंत आत्मसमर्पण कर दे। हमारी आत्मसमर्पण की नीति के तहत हम उनको मुख्य धारा में लाएंगे, उनको पुनर्वसित करेंगे। अगर वो आत्मसमर्पण नहीं करते तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। सर, एक संयोग भी आज बना, आप विवाह समारोह में भी शामिल हुए कि ये भी बहुत मेरे लिए बहुत आत्मिक खुशी की बात है कि 13 इस प्रकार के दाम्पत्य का विवाह आज हुआ है जो समर्पित माओवादी है और आज उनका विवाह यहाँ पर हुआ है। उस विवाह समारोह में मैं उपस्थित था और एक प्रकार से जो लोग जंगल के अंदर हथियार लेकर संघर्ष कर रहे थे, भारत के संस्थानों के प्रति संविधान के खिलाफ आचरण कर रहे थे, उन्होंने न केवल संविधान की मुख्य धारा में आने का फैसला किया और अब वो फैसला करने के बाद एक आम नागरिक की तरह वैवाहिक जीवन में वो लोग अभी प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने विवाह किया है। एक प्रकार से उनके जीवन को एक नई दिशा इस विवाह के कारण मिली हुई है। ये जो सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ, मैं ऐसे सभी जिनका आज विवाह हुआ है ऐसी दंपत्ति को मैं मनपूर्वक शुभेच्छा देता हूँ, दिल से शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे ऐसे ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ। बढ़ती खबर क्यों? मस्क का जेफरी एप्स्टीन कौन था ये शख्स जिसके नाम से यूएस की सियासत में आया भूषण? टेस्ला और एक्स के मालिक एलन मस्क और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। मस्क ने ट्रंप पर वार करते हुए जेफरी एप्स्टीन फाइल्स नाम का बम फोड़ दिया, जिसके बाद पूरे अमेरिका समेत दुनिया जेफरी एप्स्टीन की चर्चा होने लगी है। मस्क के हालिया बयानों ने एप्स्टीन के साथ ट्रंप के पिछले संबंधों पर सार्वजनिक बहस को फिर से छेड़ दिया है और एप्स्टीन के नेटवर्क और संभावित रूप से शामिल हाई प्रोफाइल हस्तियों के बारे में पूरी पारदर्शिता की लंबे समय से चली आ रही मांग फिर से उठने लगी। डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन का रिश्ता 1980 और 1990 के दशक से है, जब दोनों को पाम बीच, फ्लोरिडा और
न्यूयॉर्क शहर में एलिट सर्कल के बीच सामाजिक रूप से जाना जाता था। वे एक साथ सोशल प्रोग्रामों में शामिल होते थे। जेफरी एप्स्टीन एक अरबपति और कुख्यात फाइनेंसर थे। उस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और मानव तस्करी जैसे गंभीर आरोप भी लगे हुए थे। Of a Mar-a-Lago party shows Trump giving Epstein his personal attention. The footage, shot in November of 1992, before Trump opened the resort as a club, shows the future president surrounded by cheerleaders for the Buffalo Bills and Miami Dolphins, capturing Trump's fun-loving bachelor lifestyle for an appearance on Faith Daniels' NBC talk show. We're going to get great ratings in your show. Trump is surrounded by women as music blares in the background. After a while, Trump goes to greet 3 new guests, among them the financier Jeffrey Epstein. Come on in. Go inside. More than a decade before his guilty plea on state prostitution charges. Later in the footage, Trump is seen talking to Epstein and another man as women are dancing in front of them. Trump alternates between dancing and pointing out women to Epstein and the other man and telling Epstein about the cameras. Though exactly what they say is difficult to understand as they discuss the women and their appearances, Trump gestures to one and appears to say to Epstein, "Look at her back there. She's hot." And then Trump says something else into Epstein's ear that makes him double over with laughter. But as the president... बढ़ती खबर क्यों? वायरल होते ही हिना खान ने डिलीट कर दिया वीडियो। पति रॉकी जायसवाल से किया था प्यार का इज़हार। टीवी इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा हिना खान ने अपने लॉन्ग टाइम पार्टनर रॉकी जायसवाल के साथ चुपचाप रजिस्टर्ड मैरिज कर ली है। दोनों ने निजी समारोह में एक दूसरे का हाथ थाम लिया, जिसमें परिवार के कुछ करीबी सदस्य ही मौजूद रहे। इस खास मौके की जानकारी तब सामने आई जब हिना ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीरें साझा की हैं। दरअसल शादी के 2 दिन बाद हिना ने एक बेहद इमोशनल वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वो और रॉकी एक दूसरे के लिए अपने जज्बात बयां करते नजर आ रहे थे। हालांकि अब इस वीडियो को हिना ने डिलीट कर दिया है, लेकिन फैंस ने इसे पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। हिना और रॉकी की शादी को लेकर फैंस बेहद ही एक्साइटेड और उनके सोशल मीडिया पर ढेर सारी शुभकामनाएं मिल रही हैं। यह शादी भले ही सादगी से हुई हो, लेकिन दोनों के प्यार और इमोशंस ने बेहद खास बना दिया। I just want to say a few words. It's not a vow. It's a feeling. बढ़ती अगली खबर की ओर। मेहुल चौकसी पर सीबी ने कसा शिकंजा। बाजार नियामक सेबी ने भगौड़े हीरा कारोबार मेहुल चौकसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मार्केट रेगुलेटर ने 2.1 करोड़ रुपए की वसूली के लिए मेहुल चौकसी के बैंक अकाउंट्स, म्यूचुअल फंड और शेयरों को कुर्क करने का आदेश जारी किया। सेबी ने गीतांजलि जेम्स के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का पालन नहीं करने को लेकर चौकसी पर 2.1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। इसमें 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना और 60 लाख रुपए ब्याज की शामिल है। वही हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी ने बकाया राशि वसूलने के लिए सेबी ने सभी बैंकों, CDSL और NSDL और म्यूचुअल फंड्स को आदेश दिया है कि वे चौकसी के खाते से किसी भी तरह की निकासी के लिए अनुमति न दें। हालांकि क्रेडिट की अनुमति दी गई है। इसके अलावा सेबी ने बैंकों को डिफॉल्टर के लॉकर सहित सभी खातों को जब्त करने का भी निर्देश दिया है। बढ़ती अगली खबर क्यों? बीजेपी की चुनावी तैयारी तेज, बावनकुड़े का जिलाध्यक्षों को तगड़ा संदेश। आगामी स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनावों की पृष्ठभूमि पर उत्तर महाराष्ट्र में भाजपा की कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुड़े ने पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि स्थानीय स्तर पर जो भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता भाजपा में आना चाहे उन्हें पार्टी में प्रवेश दिया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा के अधिक से अधिक उम्मीदवार इन चुनावों में जीते। इसके लिए बूथ अध्यक्षों को अपने क्षेत्रों में सक्रियता दिखानी होगी। चंद्रशेखर बावनकुड़े ने कहा है कि नए जिलाध्यक्षों को कार्यालय में बैठने के बजाय मैदान में उतरना चाहिए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि जो कार्यकर्ता नेताओं के पीछे घूमते हुए दिखाई देंगे उन्हें पार्टी टिकट नहीं देगी। कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे और पार्टी मजबूती से उनके साथ खड़ी हो रहेगी। ऐसा संदेश उन्होंने कार्यशाला में मौजूद सभी 650 पदाधिकारियों को दिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़। मनसे के बड़े नेता ने मातोश्री पहुंचकर किया ठाकरे की शिवसेना में प्रवेश। मुंबई महानगर पालिका और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के आगामी चुनावों को लेकर मनसे और ठाकरे गुट के बीच गठबंधन की चर्चा तेज हो गई है।
राज्य के कई हिस्सों से कार्यकर्ता एक दूसरे से मिल रहे हैं और नेताओं के बीच भी संवाद कायम हो रहा है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि इस गठबंधन का औपचारिक ऐलान कब हो सकता है। इसी दौरान ठाकरे गुट और मनसे के बीच गठबंधन की चर्चाओं के बीच मनसे के एक वरिष्ठ नेताओं ने मातोश्री जाकर ठाकरे गुट में शामिल होने का निर्णय लिया है। उद्धव ठाकरे ने स्वयं उनके हाथों शिव बंधन बांधकर उनका स्वागत किया। उद्धव ठाकरे के अलावा उनके करीबी नेता आदित्य ठाकरे, संजय राउत एवं अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मनसे के साथ गठबंधन के प्रति सकारात्मक रुझान दिखा रहे हैं। बढ़ती खबर की ओर, किला रायगढ़ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का भव्य उत्सव। संभाजी राजे छत्रपति ने की ये अपीलें। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अखिल भारतीय शिवराज्याभिषेक महोत्सव समिति के माध्यम से 6 तारीख को किले रायगढ़ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का भव्य आयोजन किया गया है। गुरुवार से शुरू हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पारंपरिक गीत, नृत्य और खेलों के प्रदर्शन ने समारोह को रंगीन और जीवंत बना दिया। शिवराज्याभिषेक दिवस के मुख्य कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 7 बजे हुआ है। समारोह का समापन शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर स्वर्णाभिषेक के साथ हुआ, जिसे संभाजी राजे छत्रपति और युवराज शाहजी राजे ने संयुक्त रूप से संपन्न किया। इस भव्य आयोजन में रायगढ़ के जिलाधिकारी किशन जावड़े, पुलिस अधीक्षक आंचल दलाल, पुलिस आयुक्त दराड़े, पूर्व विधायक अनिकेत तटकरे सहित पश्चिम महाराष्ट्र के कई प्रमुख संस्थान प्रमुख और बड़ी संख्या में शिव भक्त उपस्थित थे। बढ़ती खबर की ओर, कामठी भाजी मंडी परिसर में नागपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कामठी की भाजी मंडी और बकरा कमेला क्षेत्र गुरुवार की शाम अचानक तनावपूर्ण माहौल में तब्दील हो गया, जब जोन 5 की डीसीपी निकेतन कदम के नेतृत्व में नागपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वहां छापेमारी की। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि कामठी के भाजी मंडी परिसर में स्थित एक गोडाउन में बड़ी संख्या में गोकशी के उद्देश्य से गायों को रखा गया। इस कार्रवाई में जोन 5 के डीसीपी निकेतन कदम, एसीपी विशाल क्षीरसागर और 4 थाना क्षेत्रों की पुलिस टीम शामिल हुई। तू क्या कर भाई? उधर जाओ, जाने से अच्छी बनेगी। हाँ? अब आएंगे ये रिपोर्ट लाइव चला रहे हो ना भाई यार। ये गाड़ी बेटा तू यार बढ़ती खबर की ओर, आतंकवाद पर प्रहार। दिल्ली में शुरू हुई 4थी भारत मध्य एशिया वार्ता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को नई दिल्ली में 4थी भारत मध्य एशिया वार्ता के लिए कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के विदेश मंत्रियों का स्वागत किया। इस बैठक में आतंकवाद का मुद्दा जोर शोर से उठा। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत पूरे क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी और कट्टरपंथ विरोधी साझेदारी को बढ़ाने से में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। हम आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा व्यापार कनेक्टिविटी पर भी चर्चा हुई। Good morning, distinguished colleagues. It is my great pleasure to welcome you and your delegations to India for the 4th edition of the India Central Asia Dialogue. Colleagues, I appreciate that your country stood by India and condemned the heinous terrorist attack that took place in April in Pahalgam. India deeply cherishes its millennia-old civilizational and cultural ties with Central Asia. These age-old bonds, forged through trade, exchange of ideas, and people-to-people contacts, have strengthened over time, evolving into a partnership which is defined by shared aspirations, shared opportunities, and common challenges.
We have marked 3 decades of our contemporary diplomatic ties with our Central Asian partners in 2022. We have worked together and laid down the legal and institutional framework which has provided a foundation to further our mutually beneficial cooperation with each other, individually as well as collectively. Our cooperation with Central Asian countries received a quantum boost with Prime Minister Modi's back-to-back visits to all 5 Central Asian capitals in July 2015. Trade, economic and investment ties between us have strengthened significantly over the last decade. Today, we are well connected by multiple direct flights. Our enhanced connectivity facilitates greater two-way tourist flows and businesses. A large number of Indian students pursue higher education in your countries, strengthening the bond between us. India remains a trusted development partner for all of you. Together with the ITech training slots and ICCR scholarships, which are the most well-known forms of our development partnerships, we also have started providing high-impact community development projects as Indian grants for socio-economic development. Such projects have included equipping schools with computers and providing hospitals with medical equipment. It is our mutual recognition of the importance of India-Central Asia cooperation that we raised it to the leaders level for the first time as a virtual summit in January 2022, which has added more strands to our cooperation. Today, trade ministers, culture ministers, NSAs, exchange of youth delegations, and special training courses for diplomats are among the notable features of our relationship. Colleagues, yesterday we had a fruitful discussion at the India-Central Asia Business Council to remove impediments and add cooperation in digital technologies, fintech, interbank relations to the existing list of areas so that we can realize the full potential of our economic cooperation. Both India and our Central Asian partners are committed to advancing this mutually beneficial cooperation across all sectors, particularly trade and investment, defense, agro-processing, textiles, pharmaceuticals, regional connectivity, security, education, culture, people-to-people exchanges, as well as new and emerging technologies. These areas will be on the agenda of our meeting today. I'm sure that these deliberations would help us in forging even closer, deeper, stronger, and wider partnership, which would serve the interests of the peoples of our countries. So I thank you for your attention. My very distinguished colleagues from Central Asia, Shri Shubhrakant Panda, Shri Vipul Tuli, ambassadors, distinguished business representatives, delegates, friends. Namaskar, good day, dobre večer. It's a great pleasure to join you all at the India-Central Asia Business Council. I thank FICCI, the organizers, for their excellent arrangements. Friends, the presence of Indian and Central Asian business participants in such significant numbers today is a sure indicator of mutual interest in forging stronger B2B ties between India and Central Asian nations. It is also a statement of the importance that business communities in all our countries attach to this business council. Today's meeting seeks to discuss and explore new opportunities and complementarities between our respective economies. Now, India's trade and economic ties with Central Asia over the last decade have actually shown a very strong positive trend. Mutual trade was less than $500 million a decade ago in 2014,
And I must tell you, Mr. Panda, our numbers are a little higher than yours. So what we have collectively is actually a trade volume which is almost touching $2 billion. However, this figure does not reflect the full potential. The need to address this is today even more urgent because of the uncertainties of the international economy. And this requires governments and business to work together in tandem, which is why all of us are here in this room. Now, with that broad context, let me highlight 3 objectives before us. One is to deepen the existing cooperation, both in terms of volume and in terms of quality. There's already, I think, a recognition in each other's countries, in each other's economies, of the players and of the products. But we must build further on that foundation. And a very good example here is actually of the pharmaceutical sector. 2, we need to diversify our trade baskets so that all of us have more options, we have more competition, and in a way we are looking for new opportunities. And I would like our friends from Central Asian economies to appreciate that an economy today which is bigger, which is in excess of $4 trillion, which is growing at 6 to 8% annually, it will create new demands for products, for services, and even I would say in a way new demands out of more prosperous lifestyles. So there are many things we could be doing, we should be doing, which perhaps we have not looked at in the past. So this looking beyond the currently traded goods and services is essential really to envisage and realize new opportunities. And the third is that we need to introduce greater sustainability and more predictability in our economic interactions. And that means more long-term contracts and arrangements, cross-investments, joint ventures, and certainly sectors like energy, whether we are talking uranium, whether we are talking crude oil, even potentially gas, whether we are looking at mining, if you are talking about coal, or if we are discussing fertilizers. I think these are all relevant examples to reach really long-term understandings between us. So how do we do this? And I have 5 solutions here really to suggest. One, we look at the digital economy and innovation. I think Mr. Panda also dwelt on it. We are meeting at a time when e-commerce platforms, blockchains, cross-border digital payments are transforming the way the world interacts, trades, and affects payments. And India would be very happy to partner on about platforms like the UPI, like Aadhaar, like DigiLocker with our Central Asian partners. And certainly greater use of digital technologies and AI applications will help us unlock the full potential of our trade and economic ties. And I would also add that it will be a great help to our tourists, to our students, to our medical travelers, and I think, colleagues, this is something that we have discussed this afternoon. The second solution lies in the field of financial services. And here I would say closer engagements between our banks and financial sector will definitely strengthen our economic interaction. Some beginnings have been made in terms of opening of special Rupee Vostro accounts in Indian banks by Central Asian banks. And there's also been some discussion about use of UPI, Unified Payment Interface. I would certainly support that very strongly, as also the steps we could take to facilitate mutual settlement of trade in our national currencies. The third, which I referred to earlier, is healthcare and pharma. Today, India supplies about 60% of generic medicines globally.
And pharmaceuticals certainly is one of our most important exports to Central Asia. But what we need to do is really to strengthen cooperation, especially between our drug regulators. And we could also look at covering medical services, including hospitals, clinics, and diagnostic centers, as also the supply of medical equipment and medical devices. The fourth issue, of course, is something we have debated for some years now. How do we improve our connectivity? Because that has been a big obstacle. And I hear talk about both land and air connectivity. So what this means is more resources and effort in the INSTC, the International North-South Transport Corridor. Greater use of Chabahar port will surely reduce travel distance and costs. We are discussing this in a joint working group on Chabahar under the India Central Asia platform. But I would really urge FICCI to discuss with its members and discuss with the other chambers, the Central Asian chambers, whether, how do we better address logistical challenges and present, if possible, recommendations to us in the next few months. And I should also add that we need to expand our air services and we need to create a competitive environment for goods transportation. And fifth, we need to streamline transit procedures. India and all the Central Asian countries, we are all members of the UNTIR Carnet system. FICCI is the prime nodal agency in India for this system. And every Central Asian country has its own nodal agency. So the question before is, can we simplify customs procedure using the TIR Carnet to ease the flow of goods across borders? And again, can all the chambers get together and give us a consolidated roadmap or a recommendation in this regard? So friends, in addition to all of these, I think you would agree that tourism, education, films, cultural exchanges, these are all important. They should be tapped for their economic and business potential. I would certainly urge all the chambers and their representatives to do more frequent exchanges, particularly sector-specific business delegations. And we would welcome more inputs from the chambers. We would welcome more recommendations. How do we grow business? And I certainly hope that we would get it in time, because at sometime in the not so distant future, we would like to see a leaders summit between India and the Central Asian Five. Now, tomorrow we will be holding the 4th edition of the India Central Asia Dialogue at our level, at the foreign ministers level. And we will be deliberating on ways to further deepen our cooperation, especially the economic dimensions of our relationship. I would hope that from today's meeting, from the deliberations of the Business Council, very specific recommendations are made available to us. I wish the Business Council all success. And once again, I would like very much to appreciate the fact that my counterpart colleagues from Central Asia have all taken the time from busy schedules. They've come here in time to participate at this council meeting. I think that itself sends a very serious and a very positive message to all of you. Thank you very much for your attention. बढ़ती खबर की ओर। 2.5 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी मुठभेड़ में ढेर, भागने की फिराक में। 2.5 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी मुठभेड़ में ढेर, भागने की फिराक में था। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार की तड़के पुलिस ने 2.5 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया है। डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि 5 जून की सुबह 10:30 बजे के करीब शिकायत मिली थी। इसमें बताया गया है कि 2.5 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। मामले में केस दर्ज करके आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित की गई है। सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान दीपक वर्मा के रूप में हुई है। पुलिस कमिश्नर को 1 लाख रुपए का इनाम घोषित करने का प्रस्ताव दिया गया था। इनाम घोषित होने से पहले मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी क्षेत्र में है, वह भागने की फिराक में है। इस पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की। खुद को घिरता देख आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग झोंकनी शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी को गोली लग गई, उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। देखिए सर,
सर आज यहाँ पे जिस तरीके से मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ में कौन है जो घायल हुआ है, किससे मुठभेड़ हुई है, क्या कुछ गिरफ्तारी हुई है? देखिए 5 तारीख की सुबह 10 बजे थाना आलमबाग पर बड़ी लोमहर्षक घटना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। चंदन नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे जो दंपत्ति रह रहे थे, उनकी 2.5 साल की बेटी के साथ में एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसको अगवा करके फिर उसका रेप करने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल हमने 5 टीमें बनाई और वहाँ मेट्रो स्टेशन पे लगे हुए कैमरा से समझ में आया कि रात 5 तारीख की रात्रि में 3 साढ़े 3 बजे एक युवक एक सफ़ेद रंग की होंडा एक्टिवा स्कूटी पर आता है और बाप के साथ लेटी हुई बेटी को उठा कर ले जाता है। जैसे ही स्कूटी की पहचान हुई तो फिर आगे हम लोगों ने उसका स्कूटी का नंबर देखा और उससे रजिस्ट्रेशन से जानकारी करी। उसके आधार पे और मुखबिर तंत्र की जानकारी के आधार पे अभियुक्त की पहचान दीपक वर्मा पुत्र राधेश्याम वर्मा के रूप में हुई। इसके संबंध में चूंकि घटना ऐसी लोमहर्षक थी कि इसकी गिरफ्तारी तत्काल होना आवश्यक था। तत्काल कमिश्नर लखनऊ सर को इस अपराधी के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम करने के लिए पत्र भेजा गया और उसके बाद हमारी टीम और मुखबिरों के माध्यम से इसकी जानकारी की जाने लगी। 24 घंटे के भीतर यहाँ गन्ना संस्थान के पास VIP रोड के पास में इस अपराधी के साथ में पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें थाना आलमबाग की टीम ने बहुत बहादुरी का परिचय देते हुए इस अपराधी को गिरफ्तार किया है। इस अपराधी को गोली लगी है जिसकी हालत गंभीर है और अभी इसको यहाँ से लोगों अस्पताल भेजा गया है। हमारी टीम के ऊपर भी फायरिंग हुई है और हमारी टीम के वाहनों पर भी फायरिंग हुई है। यहाँ मौके पर अन्य थानों की टीम भी है जो और फील्ड यूनिट भी अब आ गई है जो यहाँ पे आकर के अन्य साक्ष्य इकट्ठा कर रही है। चूँकि घटना बहुत लोमहर्षक थी, अभी जो बेटी है विक्टिम है उसका इलाज KGMU में हो रहा है जहाँ उसकी स्थिति अभी गंभीर है और आज संभवतः डॉक्टर उसके ऊपर सर्जरी भी करेंगे। लेकिन जिस तरीके से थाना आलमबाग और ACP कैंट की टीम ने इसका जवाब दिया है, ये आगे भविष्य में अन्य सभी जो भी इस तरह का अपराध करना चाहेंगे उसके लिए नजीर बनेगा। सर ये अपराधी क्या करता था? दीपक वर्मा के बारे में चूंकि अभी मुश्किल से 20 घंटे ही हुए हैं तो अभी बहुत जानकारी हमारे पास नहीं है। हमारे पास इतनी जानकारी है कि इसके ऊपर एक मुकदमा थाना रगन से लिखा गया है और ये रेलवे में पानी का बेचने का काम भी करता था, वेंडर था। साथ ही ये छोटे मोटे जो जागरण होते हैं वहाँ पे झांकियां लगाने का काम करता है। लखनऊ का रहने वाला था? किसके बाहर का? लखनऊ के बाहर का रहने वाला था? इसका जो पता है जैसा कि हमको जानकारी हुई है वो ऐशबाग के पास में आबाद पब्लिक स्कूल के पास में है। बदमाश के सर कितनी गोली लगी हुई है? जवाबी फायरिंग में गोलियां लगी हैं। अभी चूंकि हमने यहाँ से भेजा है अस्पताल में, बाकी कार्रवाई प्रचलित। क्या कुछ बरामदगी इसके पास से की गई है? जो घटना में प्रयुक्त स्कूटी है वो बरामद हुई है। इसके पास से एक अदद अवैध तमंचा बरामद हुआ है और कुछ जिंदा कारतूस और कुछ खोखे बरामद हुए। ठीक है। बढ़ती खबर क्या? राहुल गांधी के लगड़े घोड़े वाले बयान पर बवाल। MP दिव्यांग खेल समिति ने राहुल गांधी के बयान को अपमानजनक बताते हुए दिव्यांगजनों की भावनाओं को आहत करने वाला बताया है। पैरा ओलंपिक संघ के खिलाड़ी भोपाल में खेल मंत्री विश्वास सारंग के घर पहुंचे और राहुल के खिलाफ कार्रवाई को लेकर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंगड़े घोड़े वाले बयान पर मध्य प्रदेश में बवाल शुरू हो गया। संसद में विपक्ष के नेता के शब्दों पर दिव्यांगजनों ने आपत्ति जताई और इसे अपमानजनक करार दिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा है कि राहुल गांधी का बयान दिव्यांगजनों का अपमान करने वाला है। मध्य प्रदेश दिव्यांग खेल समिति ने राहुल गांधी के बयान के खिलाफ राज्य के खेल मंत्री को ज्ञापन दिया है। राहुल गांधी ने लंगड़े घोड़े कहकर संबोधित किया, जबकि प्रधानमंत्री ने दिव्यांग शब्द दिया, सम्मान दिया। मैं समझाना चाहता हूँ आपके द्वारा उन सभी लोगों को जो ऐसे, मैं तो ये शब्द इस्तेमाल करूंगा, ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं।
कि प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे अंग्रेजी में कहते हैं स्पेशली गिफ्टेड, विकलांग का शब्द को परिवर्तित करके दिव्यांगजन का नाम दिया। और दिव्यांगजन मतलब क्या? दिव्यांगजन मतलब वो जिन पर भगवान का विशेष आशीर्वाद है, तो उन्हें तो हमें प्रणाम करना चाहिए, और उल्टा ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब किस हद तक ऐसे लोग जाएंगे उसकी कल्पना भी आप और हम नहीं कर सकते। मैं सत्येंद्र सिंह लोहिया, पद्म श्री अवॉर्डी 2024 एवं अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग तैराक खिलाड़ी। आज मेरा मन बहुत ही व्यथित और पीड़ा से भरा हुआ है। मैं आप सभी के सामने अपनी पीड़ा को बयां कर रहा हूं। जैसा कि देश के लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता, जो एक संवैधानिक पद पर बैठे आदमी राहुल गांधी जी ने 2 दिन पहले भोपाल में आए, उन्होंने जिस आपत्तिजनक दिव्यांग भाइयों के प्रति शब्द का प्रयोग किया है, मैं उस शब्द का इस वीडियो में प्रयोग नहीं कर सकता। बहुत ही आपत्तिजनक दिव्यांग भाइयों का अपमानजनक एक शब्द वो सार्वजनिक मंच पर किया गया। ये किसी भी संदर्भ में लिया गया हो, मैं ये नहीं कहता, बट ये किसी भी संदर्भ में लिया गया तो भी ये घोर निंदनीय है, अपमानजनक है। ऐसे संवैधानिक पोस्ट पर बैठे व्यक्ति के द्वारा मैं यह उम्मीद नहीं करता, क्योंकि देश के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के द्वारा जिस तरीके से दिव्यांग व्यक्तियों का अपमान किया जाएगा, तो मैं कहता हूं कि दिव्यांग भी अपने बहुत ही अपमानजनक महसूस करते हैं। इसीलिए ये बहुत ही अशोभनीय है। मैं कहता हूं बहुत से, मेरे को तो खासकर दिव्यांग जितने भी, उनको बहुत पीड़ा हुई है, क्योंकि हम भी भारत के नागरिक हैं। जैसा कि यह शब्द जो अपमानजनक, आपत्तिजनक प्रयोग किया है दिव्यांग भाइयों के लिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो अभी तक दिव्यांग अधिकार अधिनियम पारित नहीं हुआ था, वो 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग व्यक्तियों की पीड़ा को सोचकर उन्होंने इस एक्ट को पास किया, और जो भी दिव्यांग भाइयों के प्रति जो आपत्तिजनक शब्द प्रयोग किए जाते थे, उनको विलोपित किया और दिव्यांग शब्द दिया। और उन्हें खेल के क्षेत्र में जिस तरीके से मैं यहाँ तक बढ़ा, पद्मश्री, तेंजिंग नोरगे अवॉर्डी, विक्रम अवॉर्डी, और मेरे जैसे दिव्यांग भाई हर क्षेत्र में कला, साहित्य, विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित कर रहे हैं। तो दिव्यांग व्यक्तियों को जिस तरीके से किसी भी शब्द में जो उनके लिए पहले विकलांग कहा जाता था, वो विलोपित किया गया और दिव्यांग शब्द दिया गया। तो मेरा यही मानना है, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय आदरणीय राहुल गांधी जी, कि आप देश के संवैधानिक कोर्ट पर विपक्ष पर प्रतिपक्ष नेता पर बैठे, ऐसे शब्द प्रयोग करने से क्या दिव्यांग भाइयों को आप पीछे लेना जाना चाहते हैं? मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि आने वाले में दिव्यांगजन आयोग, भारत सरकार को मैं रिपोर्ट करूंगा, जहां से किसी भी मंच पर ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति सार्वजनिक जीवन में उपयोग ना हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। या जिनका मूड ठीक नहीं है, जो ज्यादा टेंशन लिए हैं, अब रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। और पहले मैं कहता था 2 टाइप के हैं, एक रेस का घोड़ा है, कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है, और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है, एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें।
लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है? बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है कि भैया ये लो, थोड़ी सी घास चरो, घास खाओ, घास चढ़ो, पानी पियो, रिलैक्स करो, बाकी लोगों को तंग मत करो, बाकी घोड़ों को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो लंगड़ा घोड़ा होता है, अगर वो डिस्टर्ब करता है तो उसके साथ क्या होता है जानते हो? वो मैं नहीं कहूंगा। तो ये बदलाव लाना है, या जिनका मूड ठीक नहीं है, जो ज्यादा टेंशन लिए हैं, अब रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। और पहले मैं कहता था दो टाइप के हैं, एक रेस का घोड़ा है, कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है, और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है, एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है? बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है कि भैया ये लो, थोड़ी सी घास चरो, घास खाओ, घास चढ़ो, पानी पियो, रिलैक्स करो, बाकी लोगों को तंग मत करो, बाकी घोड़ों को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो लंगड़ा घोड़ा होता है, अगर वो डिस्टर्ब करता है तो उसके साथ क्या होता है जानते हो? वो मैं नहीं कहूंगा। तो ये बदलाव लाना है। राहुल गांधी ने लंगड़े घोड़े कहकर संबोधित किया, जबकि प्रधानमंत्री ने दिव्यांग शब्द का 2016 में दिव्यांग शब्द दिया, सम्मान दिया। मैं समझाना चाहता हूं आपके द्वारा उन सभी लोगों को जो ऐसे, मैं तो ये शब्द इस्तेमाल करूंगा, ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे अंग्रेजी में कहते हैं स्पेशली गिफ्टेड, विकलांग का शब्द को परिवर्तित करके दिव्यांगजन का नाम दिया। और दिव्यांगजन मतलब क्या? दिव्यांगजन मतलब वो जिन पर भगवान का विशेष आशीर्वाद है, तो उन्हें तो हमें प्रणाम करना चाहिए, और उल्टा ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब किस हद तक ऐसे लोग जाएंगे उसकी कल्पना भी आप और हम नहीं कर सकते। मैं सत्येंद्र सिंह लोहिया, पद्मश्री अवॉर्डी 2024 एवं अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग तैराक खिलाड़ी, आज मेरा मन बहुत ही व्यथित और पीड़ा से भरा हुआ है। मैं आप सभी के सामने अपनी पीड़ा को बयां कर रहा हूं। जैसा कि देश के लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता, जो एक संवैधानिक पद पर बैठे आदमी राहुल गांधी जी ने 2 दिन पहले भोपाल में आए, उन्होंने जिस आपत्तिजनक दिव्यांग भाइयों के प्रति शब्द का प्रयोग किया है, मैं उस शब्द का इस वीडियो में प्रयोग नहीं कर सकता। बहुत ही आपत्तिजनक दिव्यांग भाइयों का अपमानजनक एक शब्द वो सार्वजनिक मंच पर किया गया। ये किसी भी संदर्भ में लिया गया हो, मैं ये नहीं कहता, बट ये किसी भी संदर्भ में लिया गया तो भी ये घोर निंदनीय है, अपमानजनक है। ऐसे संवैधानिक पोस्ट पर बैठे व्यक्ति के द्वारा मैं यह उम्मीद नहीं करता।
क्योंकि देश के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के द्वारा जिस तरीके से दिव्यांग व्यक्तियों का अपमान किया जाएगा, तो मैं कहता हूं कि दिव्यांग भी अपने बहुत ही अपमानजनक महसूस करते हैं। इसीलिए ये बहुत ही अशोभनीय है। मैं कहता हूं बहुत से, मेरे को तो खासकर दिव्यांग जितने भी, उनको बहुत पीड़ा हुई है, क्योंकि हम भी भारत के नागरिक हैं। जैसा कि यह शब्द जो अपमानजनक, आपत्तिजनक प्रयोग किया है दिव्यांग भाइयों के लिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो अभी तक दिव्यांग अधिकार अधिनियम पारित नहीं हुआ था, वो 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग व्यक्तियों की पीड़ा को सोचकर उन्होंने इस एक्ट को पास किया और जो भी दिव्यांग भाइयों के प्रति जो आपत्तिजनक शब्द प्रयोग किए जाते थे उनको विलोपित किया और दिव्यांग शब्द दिया। और उन्हें खेल के क्षेत्र में जिस तरीके से मैं यहाँ तक बढ़ा, पद्मश्री, तेंजिंग नोरगे अवार्डी, विक्रम अवार्डी, और मेरे जैसे दिव्यांग भाई हर क्षेत्र में कला, साहित्य, विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित कर रहे हैं। तो दिव्यांग व्यक्तियों को जिस तरीके से किसी भी शब्द में जो उनके लिए पहले विकलांग कहा जाता था वो विलोपित किया गया और दिव्यांग शब्द दिया गया। तो मेरा यही मानना है, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय आदरणीय राहुल गांधी जी कि आप देश के संवैधानिक कोड पर विपक्ष पर प्रतिपक्ष नेता पर बैठे हैं, ऐसे शब्द प्रयोग करने से क्या दिव्यांग भाइयों को आप पीछे लेना जाना चाहते हैं? मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि आने वाले में दिव्यांगजन आयोग भारत सरकार को मैं रिपोर्ट करूंगा, जहां से किसी भी मंच पर ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति सार्वजनिक जीवन में उपयोग ना हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। बढ़ती खबर क्यों? विजय वडेट्टीवार का ओबीसी जनगणना पर बयान। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने ओबीसी जनगणना की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा है कि भाजपा ने ओबीसी समुदाय का इस्तेमाल सत्ता में आने के लिए किया है, लेकिन अब उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि ओबीसी की जनगणना की मूल मांग राहुल गांधी ने की थी और सरकार डर कर जनगणना की घोषणा कर रही है। वही यह भी कहते हैं कि अगर सरकार ईमानदार होती तो जातिवार जनगणना 2025 में ही पूरी हो जाती। उन्होंने भाजपा पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा है कि जब तक जनगणना नहीं होती तब तक इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मला गुजरातमधून ड्रग्ज येतात, गुजरातमधून बोगस बियाणे येतात, हे सर्व गुजरातमधूनच काय येतात याचा प्रश्न महाराष्ट्रातील लोकांना पडलाय। खरंच हे बोगसगिरी गुजरातमध्ये चालली आहे का, की बोगस नेतृत्वामुळे इकडे काय ते होतंय का? हे सगळं गुजरातवरच काय येतं? हे सर्व जे होत असताना सरकार काय झोपली आहे का? गुजरातमधून येऊ देत किंवा आंध्रामधून येऊ देत, तेलंगणामधून येऊ देत, बोगस बियाणे महाराष्ट्रात येतातच कशी? हे मंत्री काय करतात, सरकार काय करतात? शेतकऱ्यांचा जीव चाललाय, अवकाळी पावसाने त्यांचा होता नव्हता गेलाय आणि पुन्हा बोगस बियाणाचा मार झाला तर खरीप पिकावर त्याचा परिणाम होईल आणि शेतकरी पुन्हा आत्महत्या करेल। अरे आत्महत्या काय, यांना लाजही वाटत नाही। शेतकरी मेला काय गेला काय, यांचा रोजचा मीटर जोरात सुरू आहे। 15% दर गेलाय, आता 10%, 5% होते, 7% झाले, 10% झाले, आता 15%। काही डिपार्टमेंट तर 20% मंत्री मागत आहे। आता हे सगळं लुटून साफ करून ठेवतील, कळेल येणारे दिवस। सत्तेचा माज, सत्तेची मस्ती जी आहे ती जे दाखवत आहेत ते दिसणार आहे। स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका काँग्रेस स्वबळावर लढणार आहे का, की महाविकास आघाडी घेऊन लढणार आहे? की पवार, दोन्ही पवार एकत्र येण्याची चर्चा सुरू आहे। इकडे उद्धव ठाकरे गट मोठ्या प्रमाणात भूकंप होत आहे, त्याच्यावर काँग्रेसचं काय स्टँड आहे? नाही, काँग्रेस हा असा राष्ट्रीय एकमेव पक्ष आहे। प्रादेशिक पक्षांच्या संदर्भात कोणती भूमिका कधी घेतील ते कोणी भविष्य व्यक्त सांगू शकत नाही आणि त्यामुळं राष्ट्रीय पक्ष म्हणून आमचे जे काही विचाराचे आमची बांधिलकी आहे, आमची आयडिओलॉजी आहे आणि त्यानुसार त्या आयडिओलॉजीला धरून त्याच्याशी काही प्रमाणात जर कोणी सहकार्य करण्याची भूमिका ठेवत असतील त्यात मिळून, आता आम्हाला इंडियाची बैठक झाली, त्या बैठकीमध्ये उद्धवजी पक्ष त्या ठिकाणी सहभागी झाला होता। याचा अर्थ तो इंडिया आघाडीमध्ये आहे। आता महाविकास आघाडीमध्ये त्यांची भूमिका काय आहे ही आता आमची चर्चा झालेली नाही, पण एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की आताच्या संदर्भात विलिनीकरणावर खूप चर्चा सुरू आहे, ज्या ठिकाणी शरद पवार, अजित पवारांच्या संदर्भात। तर मला वाटतं की या संदर्भात निर्णय
पवार साहेबांच्या मनातला थांगपत्ता कोणी लावू शकत नाही आणि पवार साहेब असं करतील या इतक्या वर्षाच्या राजकीय कारकिर्दीमध्ये असा आम्हाला विश्वासही वाटत नाही. आपण आता बोलले की शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे नेते उपस्थित होते इंडिया आघाडीच्या, पण दुसरीकडे पवारांच्या मनात काय थांगपत्ता चालू असतो हा माहिती नाही. कालच्या बैठकीत सुद्धा पवार अनुपस्थित नाही, म्हणूनच मी सांगितलं ना, पवार साहेब ज्येष्ठ आहे, कदाचित त्यांचे कोणी प्रतिनिधी गेले नाही, म्हणजे गेलेच नाही. आणि अशा स्थितीमध्ये पवार साहेबांची भूमिका ही या एका बैठकीत न गेल्यामुळं प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यासारखी नाही. मला तरी असं वाटतं की यावर वेट अँड वॉचची भूमिका ठेवली पाहिजे आणि एवढ्या लवकर इतक्या वर्षाचा प्रदीर्घ आणि पुरोगामी विचाराशी बांधील असलेल्या या नेत्यांनी त्या बीजेपी बरोबर जातील हे मला अजिबात वाटत नाही. परंतु प्रादेशिक पक्ष वारंवार त्यांच्या भूमिका स्वीकारत असतात आणि भाजपला, भारतीय जनता पक्षाला त्या ठिकाणी जे अल्पमतातलं सरकार आहे दिल्लीत, त्यांना सुद्धा काही कुबड्या पुन्हा अधिकच्या लागून आपलं सरकार पुन्हा मजबूतीनं उभं राहील अशी भूमिका आहे. त्यामुळे त्यांचा प्रयत्न तो त्यांना सुरू असतो. हो, आता तुम्ही सगळ्या जागांवर तयारी सुरू केली का की महाविकास आघाडीच्या मित्र पक्षाच्या जागा जोडतायत? काय तयारी कशी सुरू केली काँग्रेस? नाही, काँग्रेसची असं आहे की सोबत येतील तर सोबत, नाही तर आम्ही स्वतंत्र. आम्ही हे प्रयत्न करू आघाडीसाठी, नाही झाली तर आपल्याला स्वतंत्र लढावंच लागेल. निवडणुका कुठलाही राजकीय पक्ष सोबत आले नाही आले म्हणून काय थांबत नाही. त्यामुळे आता एकीकडे तुम्ही पाहिलंय भारतीय जनता पक्ष आघाडीची भाषा सांगते आणि बैठकीमध्ये सांगतो तुमची तयारी करा. हे आघाडीचं आम्ही बोलावंच लागतं, पण आघाडी होणार की नाही हे आत्ता काही नक्की सांगता येणार नाही. अशा प्रकारची डुप्लिकेट भाषा, म्हणजे त्याला असं करून कार्यकर्त्यांना खुशी करण्याचं काम सुरू आहे. त्यामुळं या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकामध्ये आम्ही स्थानिक लेवलवर जो काय निर्णय घ्यायचा आहे तिथली परिस्थिती पाहून ते स्थानिक कार्यकर्त्यांना, नेत्यांना विचारू आणि त्या ठिकाणी तो निर्णय घेऊ. अब वक्त हो चला देश को ब्रेक का। ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी शिवा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। MNS न्यूज ला पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच